तो अभी जैसे हमने देखा कि किलकेरिया बहुत फियरफुल है, बहुत एंशियस है, टिमिड है, सेंसिटिव है। तो आउट ऑफ टिमिडिटी, एंजाइटी एंड फियरफुलनेस, they always need a support in their life. They always seek support. They desire support. उनको हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत पड़ती है लाइफ में। मतलब वो अपने आप से कभी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि उस बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया कि वो टीचर को पॉइंट नहीं कर पा रहा है, कोई मन में डाउट है तो पूछ नहीं पा रहा है, वो अपने दोस्त को ऐसे पुश करता है, वो उस पर डिपेंडेंट है कि तू अपनी नोटबुक दे दे, तू मुझे अपने नोट्स दिखा दे, मैम ने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, तू मुझे समझा दियो बाद में। या फिर अगर मान लीजिए किसी के पास स्कूल में किसी स्टाफ रूम में जाना है, या कहीं भी बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, तो किसी को साथ लेके जाएंगे, अकेले जाने से कतराते हैं। या अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई चीज प्रेजेंट करनी है उनको स्टेज पर आके, उनको क्लास के सामने खड़े होके, तो वो हमेशा वो एक चीज हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम प्लीज आप मेरे साथ मेरे दोस्त को भी आने दो, हम दोनों मिलके देंगे। क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, उनके कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। तो हमेशा एक सपोर्ट सीख करते रहते हैं कि तू आ जा यार, तेरे साथ मिलके मैं कर लूंगा, तू साथ में रहेगा ना तो मेरे को थोड़ा सहारा रहेगा तेरा। तो ऐसे कैलकेरिया को हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सपोर्ट की नीड पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप की बात करें, तो जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, हमेशा जो है उनको अपने घर में ही सेफ लगता है, वो बाहर निकल के अनकंफर्टेबल फील करते हैं या दूसरे के घर जाते ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि ये घर में तो ज्यादा कुछ रोता बिलखता नहीं है, जैसे ही इसको कहीं घुमाने ले जाओ, किसी और के घर ले जाओ, हम किसी फ्रेंड के घर कोई लंच पे चले जाते हैं, डिनर पे चले जाते हैं, तो ये वहां जाके चुप ही नहीं होता है। और जब तक घर नहीं आएगा तब तक चुप नहीं होगा, पता नहीं क्या इसके साथ दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि घर में उनको बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होता है। वो उनका वो उनकी अपनी जगह है, वही उनके लिए सिक्योरिटी है, एक सिक्योर प्लेस है। जैसे कैलकेरिया अपने शेल में रहना चाहता है हमेशा। तो अगर हम देखेंगे भी तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से हुआ है, ना आउटर लेयर से ना इनर हार्ड लेयर से। तो जो शेल का आउटर लेयर है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब वो एक्सपोज है, कॉन्टिन्यूसली इट इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट। और मिडल लेयर उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। तो कैलकेरिया बहुत ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत वल्नरेबल हूँ। तो वो हमेशा एक किसी शेल्टर में, छत्र छाया में रहने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। तो जैसे मैंने बोला कि वो घर से बाहर निकलते ही अनकंफर्टेबल, अनइजीनेस, उनमें एक अनइजी फीलिंग शुरू हो जाती है आनी उनके अंदर। वो घर से बाहर निकलेंगे तो अपने पेरेंट्स का जो हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपने गार्डियंस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कहीं किसी के साथ घूमने भी जा रहे हैं तो एक पल के लिए भी उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें यहाँ पे अकेले बिठा के चले जाओ। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं आप 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, मैं मूवी की टिकट लेके आ रहा हूँ, मैं बस की टिकट लेके आ रहा हूँ, मैं बस अभी गया बस से उतर के पानी ले आया, मैं बस अभी गया ट्रेन से उतर के कुछ खाने पीने के लिए ले आया। तो वो इतना घबरा जाते हैं ये बात सुनते ही कि मेरा जो सिक्योरिटी है वो मेरे से चली जाएगी। तो वो हमेशा बोलेंगे नहीं नहीं आप मेरे को भी साथ लेके चलो, आप मेरे पास ही रहो, मेरे को अकेले डर लगता है। और जैसे कि मैंने बोला कि अपने घर में वो चुपचाप खेलते रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि अपने घर में वो सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, वो एक अपने एक शेल्टर में, जहाँ पे उन्हें कोई हार्म नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले, दूसरे के घर में पहुंचे अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनको थोड़ा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो रोने लग जाते हैं, उनका मन करता है कि फटाफट वो घर जाएं। उनको अच्छा नहीं लगता दूसरा कहीं बाहर घूमने में, कहीं किसी के बाहर घर जाने में। ऐसे ही अगर जैसे यहाँ इंडिया में तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर जैसे लोग ज्यादा वर्किंग है,
आजकल इंडिया में भी ये ट्रेंड बन रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग है और बच्चा घर में अकेला है, तो वो कोई ऐसे बेबी सिटर वगैरह हायर करने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसे दाई वगैरह हायर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से बेबी सिटिंग करवा पाते, बहुत मुश्किल से वो एडजस्ट करते हैं किसी दाई वगैरह के साथ, क्योंकि उन्हें हमेशा एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने आसपास। तो जब तक तो उनके मम्मी और पापा घर पे हैं तब तक वो चुप रहेंगे। जैसे ही वो बाहर गए तो उसका टेंट्रम्स चालू, उसका रोना चालू। फिर वो दाई और उनका उनका जो बेबी सिटर है वो कंप्लेन करता है कि आपका बच्चा जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, या जब तक आप रहते हो जब आप वापस आ जाते हो तो वो ठीक फील करता है। उसका मतलब है उनको वो सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, उनको एक सपोर्ट चाहिए। जैसे उस लड़के को सपोर्ट चाहिए कि वो फलाने फलाने जगह तक आप मेरे साथ चलो, फलानी मैम के पास जाना है आप मेरे साथ चलो, मैंने प्रेजेंटेशन देनी है आप मेरे साथ खड़े रहो, मेरे को इस काम में हेल्प कर दो, मेरे को उस काम में हेल्प कर दो। वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते वो। अगर कहीं उनको किसी जगह पहुंचना है या कहीं उनको कोई बैंक में जाना है, किसी काम से जाना है, तो वो किसी दोस्त को फोन मिला देंगे, यार तू फ्री है? कहेगा यार आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, बता। यार ऐसे ऐसे बैंक जाना था, ऐसे ऐसे कॉलेज में फीस जमा करने जानी है, ऐसे ऐसे यार एग्जाम के लिए जाना है, ऐसे ऐसे वो फलाने काम के लिए जाना है। तो वो बोलेंगे तू चले जाए यार अकेले। तो वो ये नहीं बोलेंगे सामने से कि यार मेरे को अकेले जाने से डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे साथ चले, अकेला मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसे तो वो नहीं बोलते। लेकिन वो बोलते हैं यार तू कब फ्री है, तो बोलते मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, मैं कल फ्री हूँ। तो क्या, अच्छा चल कल चलेंगे। तो वो बोलते हैं यार तू तो कह रहा काम बहुत जरूरी है। क्या नहीं, कल हो जाएगा। जरूरी तो है लेकिन अभी टाइम है। तो वो तभी जाएंगे जब उनके साथ कोई साथ चलने वाला होगा, या उनके पास सब कुछ है, साधन है, कार वगैरह सब है, फिर भी वो बोलेंगे यार तू मेरे साथ चल, मेरी कार लेके चलते हैं, चल चलते हैं यार। इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। उनको रास्ते हो सकता है याद ना होते हो, और अकेले जाने में तो उनको डर लगता ही है। यहाँ कलकेरियाज हमेशा अकेले भी जाते हैं, तो वो उसी रास्ते से हमेशा जाना पसंद करेंगे जिस रास्ते से वो हमेशा जाते हैं। अब चाहे उस रास्ते में जितने मर्जी खड्डे आए, जितने मर्जी ब्रेकर्स आए, जितना मर्जी जैम लगे, अगर वो किसी से रास्ता भी पूछ लेंगे ना कि भाई साहब ये रास्ता बड़ा आज जाम है या बंद है, कोई और रास्ता है जो आईटीओ तक जाता है अक्षरधाम से, तो बोलेंगे हाँ आप इधर से होके चला जाओ, यहाँ से थोड़ा लक्ष्मी नगर से निकल के और ऐसे निकल जाओ। या कोई बोलेगा कि मेरे को अगर साउथ एक्स जाना है, तो ये वाला रास्ता आज यहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है, कोई और तरीका है वहां तक जाने का। तो वो गूगल मैप पे देखेंगे, वो कहेंगे यार एक रास्ता तो आ रहा है इधर से जाने का, लेकिन मैं इस रास्ते से कभी गया नहीं। तो वो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर वो बहुत ज्यादा मजबूरी में नहीं है तो वो उस रास्ते से जाएंगे नहीं, वो घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें इतना डर लगता है एक नए रास्ते से जाने में, क्योंकि उस रास्ते से वो फेमिलियर नहीं है। और जिस रास्ते से वो रोज जाते हैं उस रास्ते से वो फेमिलियर हो चुके हैं। अब उन 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 सब चीजों को वो जान चुके हैं कि अब थोड़ी दूर जाऊंगा तो फलाना पेड़ आएगा, अब थोड़ी दूर जाऊंगा तो फलानी रेड लाइट आएगी, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं, कोई मुसीबत हो गई तो इनको मैं फोन करके बुला सकता हूँ, मेरा टायर पंचर हो गया तो यहाँ मेरे जानकार की दुकान है जो कि पंचर लगाता है, जो कि स्कूटर मैकेनिक है। यहाँ अगर मेरी कार में पेट्रोल कम भी रह गया तो रास्ते में 2 पेट्रोल पंप आते हैं, मैं किसी से भी भरवा सकता हूँ। मेरी कार का ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पर मैं आराम से कोई ऑटो पकड़ के कहीं अपनी जगह जा सकता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने एक अपना सिक्योरिटी सिस्टम को फाउंड कर लिया उस वे से जाते हुए। उन्होंने अपने आप को पूरा सिक्योर कर लिया। जो जो उनके मन में इनसिक्योरिटी थी कि ऐसा ना हो जाए अगर मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊं, और मान लो वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट ही नहीं है और मेरे कार की हेडलाइट बंद हो गई, तो इस रास्ते से तो मुझे पता है कि पीसीआर भी खड़ी रहती है, और इस रास्ते से मैं इतनी बार जा चुका हूँ कि मैंने इस रास्ते पे कोई ऐसा हादसा भी नहीं सुना,
कोई ऐसा चोरी चकत्ती का कोई किस्सा भी नहीं सुना। दूसरे रास्ते से मैं जाऊं, वहां पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे आसपास, क्या होगा क्या होगा। तो उनके दिमाग में, उनके मन में इतनी इनसिक्योरिटी रहती है कि उसको डील करने के लिए उनको हमेशा एक सिक्योरिटी की, एक सपोर्ट की और एक डिपेंडेंस की नीड पड़ती है। इसलिए जैसे मैंने बोला कि वो हमेशा ऐसे ही रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से वो फेमिलियर है बहुत ज्यादा, दूसरा रास्ता नहीं चुनते, क्योंकि उसमें उनको डर लगता है, उसमें उनकी इनसिक्योरिटीज बाहर आ जाती है। इसलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, अपने शेल से बाहर नहीं निकलते, कि उसमें उनकी इनसिक्योरिटी जो है वो सुपरफिशियल हो जाती है, वो दिख जाती है, वो एक्सपोज हो जाती है, तो वो वल्नरेबल बन जाएंगे। वहां से उनकी दिक्कत परेशानियां शुरू होने लग जाएंगी। तो ऐसे बच्चे जो आपकी क्लिनिक में आके बैठेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो हमेशा आपकी तरफ फेस होगा और बैक जो है अपने पेरेंट्स की तरफ होगा उनका। तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ पीठ करके बैठेंगे, फेस आपकी तरफ करके बैठेंगे, और उनके पेरेंट्स ऐसे उनको पीछे से यूं अगर पकड़ लेंगे, एक तरीके से वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। अगर वो बैक आपकी तरफ कर देंगे, तो बैक बैक का सिंबल क्या है? बैक बैक का हमारी सिंबल रहता है एक सपोर्ट का। हमारी बैक हमें हमारे हेड को सपोर्ट दे रही है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को एक खड़े होने का सपोर्ट दे रही है। ये हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, आ जाइयो, मेरी बैक है, मेरे बैक में लोग खड़े हैं, या उससे मत लड़ियो यार, उसका बैक सपोर्ट बहुत है, उसके पास बहुत बैकअप प्लान है। ये हम यूज करते हैं ना वर्ड्स बहुत ज्यादा, बैक है, बैक सपोर्ट है। तो जो बच्चे भी हैं छोटे, जो टॉडलर्स हैं या जो 5 6 7 साल तक के बच्चे हैं, वो क्लिनिक चैम्बर में केस टेकिंग के दौरान अपने पेरेंट्स की तरफ अपनी पीठ करके बैठेंगे। मतलब वो उनका ये एक तरीके से ऐसे दिखलाता है कि पेरेंट्स उनका एक सपोर्ट है। वो अभी बच्चों ने बोला नहीं कुछ, क्योंकि छोटे बच्चे ये नहीं बता सकते कि हाँ हमें सपोर्ट चाहिए, हाँ हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये थोड़ी बच्चे बता सकते हैं, छोटा बच्चा थोड़ी बोलेगा ये, वो तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये एक सिक्योरिटी, सपोर्ट और डिपेंडेंस का एक जो साइन है, वो हमें केस टेकिंग के दौरान या अपने क्लिनिक में बैठ के ऐसे दिखता है कि वो जो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ पीठ करके बैठते हैं। दैट मीन्स कि उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में है, तो उनको लाइफ में सपोर्ट चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके से झलकाता है। लेकिन वही अगर फॉस्फोरस का बच्चा होगा, तो वो फेस जो है अपने पेरेंट्स की तरफ करके बैठा होगा। मतलब जैसे मंकी मंकी का बच्चा होता है तो वो उसको हक कर लेता है, फॉस्फोरस का बच्चा ऐसे करके बैठता है अपने पेरेंट्स को, ऐसे। कैलकेरिया का ऐसे बैठता है, बैक अपने पेरेंट्स की तरफ करके और फेस आपकी तरफ करके, क्योंकि अब वो आपको फेस कर सकता है, अब वो आपको फेस कर सकता है क्योंकि उसके सपोर्ट में उसके पेरेंट्स खड़े हैं। लेकिन फॉस्फोरस का जो बच्चा है वो ऐसे बैठता है, फेस अपने पेरेंट्स की तरफ करके। इसका क्या मतलब है कि फॉस्फोरस को चाहिए लव, है, फॉस्फोरस को चाहिए प्यार, मोहब्बत चाहिए उसको। कैलकेरिया को चाहिए सपोर्ट। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है कैलकेरिया और फॉस्फोरस में। क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे अभी हम आगे आएंगे, कैलकेरिया को और डिस्कस करेंगे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट तक भी आएंगे जब, तो बहुत सारी चीजें कैलकेरिया और फॉस्फोरस की बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर है। और जैसे कि एम एल टाइलर ने भी अपनी बुक में लिखा है फॉस्फोरस की, कि अगर, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 2 3 से ज्यादा प्रोमिनेंट फीयर्स अगर हमें किसी पर्सनालिटी में मिलते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, आइदर कैलकेरिया का हो या फॉस्फोरस का हो, ये हमें हिंट मिलता है। और बहुत सारे फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स कैलकेरिया और फॉस्फोरस के आपस में क्लैश करते हैं। तो एक ऑब्जर्वेटरी डिफरेंस एक केस टेकिंग में ये मिल सकता है कि कैलकेरिया चाइल्ड जो है वो ज्यादातर बैक करके अपने पेरेंट्स की तरफ बैठते हैं, बिकॉज इट मीन्स कि नाउ दे विल फेस एनी एडवर्स सिचुएशन, नाउ दे कैन फेस द वर्ल्ड, बिकॉज उनके पीछे उनके गार्डियंस हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं जो उनकी बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। और फॉस्फोरस का चाइल्ड हमेशा लव सीख करता है, सपोर्ट सीख नहीं करता, उसको चाहिए प्यार। उसको प्यार दो और उससे प्यार लो, तो वो हमेशा फेस करके पेरेंट्स को हक करके बैठेगा। तो जरूरी नहीं कि वो पल्सर टेलाई है, वो फॉस्फोरस भी होते हैं ऐसे, है ना, कैसे पेरेंट्स को हक करके बैठ रहे हैं, पेरेंट्स को बैठे बैठे किस कर रहे हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं वो। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये इसलिए मैंने बताया कि
बच्चों में सपोर्ट हमें ऐसे दिख सकता है केस टेकिंग में, केस, ठीक है। और कैसे, अब ये तो मान लीजिए बच्चों की बात थी, और एक मैंने एग्जांपल दिया कि वो ऐसी जगह से जाएंगे या ऐसी जगह से खरीदारी करेंगे जहाँ पे उन्हें पता है कि यार मैंने बस वहां पे जाना है, वो मेरे से ज्यादा रेट नहीं लगाता, और मुझे वहां पे जाके ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो हमेशा ऐसी दुकान पे जाता है जहाँ जहाँ पे वो सालों से जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनका विश्वास बन गया जाके, और उनको वहां जाके सिक्योर फील होता है। और ऐसे ही रास्ते से जाएंगे जहाँ से वो फेमिलियर है, वो कोई दूसरा रास्ता नहीं लेंगे, उसमें उन्हें डर लगता है। अगर लेंगे भी तो वो हमेशा किसी को साथ लेके जाएंगे। अच्छा तेरे को पता है यहाँ यहाँ के रास्ते क्या कहाँ जाते हैं, कैसे पता है, अच्छा तो तू चल यार मेरे साथ, मुझे तो पता नहीं। ये ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये कुछ सपोर्ट के मैंने अलग अलग एग्जांपल कोट किए, मैं और एग्जांपल इसमें कोट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम जैसे बात कर रहे थे कि पहले कि उसको बहुत एंजाइटी रहती है कि ऐसे कैसे होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। और जब वो बिजनेस में आ जाते हैं तो उसमें भी उन्हें डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसमें इसमें कैलकेरिया का सपोर्ट हमें कैसा दिखता है कि यहाँ पर ना कैलकेरिया अपने आप को अगर जैसे लोगों से सपोर्ट नहीं ले पाता, अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं ले पाता, तो वो यहाँ पे क्या करना शुरू कर देता है, वो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन शुरू कर देता है। एक्यूमुलेशन कैसे, कि वो अपना पैसा बचाना शुरू कर देता है, अपने पास पैसा जमा करना शुरू कर देता है। अपने पास पैसा जमा करना शुरू कर देता है तो उसके पास एक पैसे का सपोर्ट रहता है, और उसको लगता है कि अगर अब कोई मेरे पे विपदा आ गई तो मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पे बहुत पैसा होना चाहिए, इसलिए वो पैसा जमा करता रहता है, फ्यूचर को पहले पहले दिमाग में रख के। और अब उसका पैसा ही उसका सपोर्ट है। तो कैलकेरियंस आपको ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करके बैठे होंगे अपने पास, बहुत पैसा होगा उनके पास, और उसको वो खर्च नहीं रहे हैं, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि अगर कभी कोई विपदा आ गई, मैं बीमार पड़ गया, घर में कोई बीमार पड़ गया, तो ये तब मेरे नीड आएगी, तो अब उनका सपोर्ट जो है वो पैसा है। ऐसे ही कुछ कैलकेरियंस आपको मिलेंगे जिनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ सपोर्ट नहीं मिलता लाइफ में, तो उनका वो अपना सपोर्ट अपने भगवान को मान लेते हैं, या कोई गुरु बना लेंगे, वो गुरु को अपना सपोर्ट बना लेंगे, उनसे पूछ के काम करेंगे, उनके पास चले जाएंगे। उनके दिमाग में रहता है कि कुछ भी होगा, मेरे पीछे जो है वो मेरे गुरु हैं या मेरा जो मेंटोर है वो खड़ा है। वहां भी उनके दिमाग में वो सपोर्ट है। और जब हमने लेकेसिस डिस्कस करी थी तो उसमें मैंने एक अलग रीजन बताया था वहां जाने का, कि वो क्यों जाते हैं। कैलकेरिया का रीजन यहाँ पे ये आता है कि उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो गुरु बना लेंगे, या बहुत ज्यादा भगवान पे, मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, पूजा पाठ में लग जाएंगे, वहां से उनको एक सपोर्ट मिलता है। या बहुत ज्यादा काम करेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, या बहुत ज्यादा अपने कॉन्टेक्ट बनाएंगे, ताकि कभी भी किसी भी चीज का अगर जरूरत पड़े तो कोई ना कोई सपोर्ट हो, कि मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो काम निकल जाए। या अभी जैसी अनफॉर्चुनेटली जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है लास्ट 2 सालों से, कि इस पैंडेमिक में, तो इसमें बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे अ, चाहे सेफ्टी वाइज हो, है ना। तो इसमें जो कैलकेरिया कुछ पर्सनालिटीज होंगी, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि अब जैसे एकदम से लॉकडाउन लगा, तो राशन पानी की कमी ना हो जाए, तो जो कैलकेरियाज होंगे, खासकर जो बिल्कुल पिक्यूलियर होंगे कैलकेरियाज, वो क्या करना का, वो क्या करना शुरू करेंगे कि वो 2-2 महीने का राशन इकट्ठा कर रहे हैं जी, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। तो दे आर वेरी ग्रेट एक्यूमुलेटर्स, मनी एक्यूमुलेट कर लेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, एक ही बात है। खाना एक्यूमुलेट कर लिया, फ्रिज में भर भर के रख दिया, अब वो खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन एक्यूमुलेट कर लिया बिकॉज फियर ऑफ स्टारवेशन। वेल्थ एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं बिकॉज फियर ऑफ पॉवर्टी। अब उनको इस चीज में अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ सपोर्ट हमेशा लेते ही रहते हैं लाइफ में। और ऐसे पेशेंट्स
जो हमेशा आपसे दवाई लेके जाएंगे, आपको बार बार फोन करेंगे, आपके पास बार बार आएंगे टू सीक योर सपोर्ट। तो हमें कभी कभी लगता है कि यार ये काली कार्ब हो सकता है, ये इतना मुझे परेशान करता है, इतना एंशियस रहता है, हर छोटी बात मुझे बताता है, और मुझसे हर हर बार ये बोलता है कि डॉक्टर साहब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। आपसे बहुत एश्योरेंस चाहता है वो हर बार आके। तो काली कार्ब भी हमने पढ़ा बहुत एंशियस होती है अपने हेल्थ को लेके, और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको दिन में 10-10 बार भी फोन कर सकते हैं अगर इनको या इनके परिवार वालों को किसी को भी कोई दिक्कत हो जाती है। और कैलकेरिया भी बहुत और कैलकेरिया भी बहुत एंशियस है। तो मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि काली काब की जो एंजाइटी है, जब काली काब आपसे बहुत बार बात करना चाहेगा ये, तो वो आपकी आपसे जब बात करेगा तो एक इरिटेबल मैनर उसका छलकेगा। काली काब का एक चीज हम काली काब के लिए यूज करते हैं कि दे फाइट, दे क्वारल विद देयर ब्रेड एंड बटर। तो वो कभी कभी फिजिशियन से भी लड़ पड़ते हैं अपनी बीमारी के लिए, आउट ऑफ एंजाइटी, कि ठीक क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, आपने इतनी दवाई दी, मेरा बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है, तो डॉक्टर साहब आप कैसी दवाई दे रहे हो, मेरे को मेरी बेचैनी कम नहीं कर पा रहे हो आप। तो वो डॉक्टर से ही लड़ना शुरू कर दिया, दिन में 15-15 बार फोन करता है, आप भी तंग हो जाओगे और आपसे ही लड़ने लगेगा। लेकिन कैलकेरिया का आप कितना भी एंशियस हो, कितनी बार भी आपको फोन करे रीअश्योरेंस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन वो कभी आपसे लड़ेगा नहीं, वो हमेशा माइल्ड ही रहेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है कैलकेरिया और कालिका में। तो ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल दिए कि कैसे उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट उसका बचपन से शुरू हो जाता है, उसके घर से पहले, फिर उसकी फैमिली से, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उससे वो सपोर्ट लेता है, अपने मेंटोर्स के सपोर्ट, अपने अपने मेंटोर्स के सपोर्ट में रहना चाहता है, उनकी छत्र छाया में रहना चाहता है। कोई भी काम है उसको उनके शेल्टर में वो रह के करना चाहेगा, उनके छत्र छाया में रह के करना चाहेगा। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो देखते हैं कि अब जो सपोर्ट है, अब मैं, मेरी उम्र उतनी नहीं रही कि मैं अब इन चीजों से सपोर्ट लेके आगे का गुजारा कर पाऊँ। तो धीरे धीरे उनके दिमाग में आता है, वो मनी माइंडेड हो जाते हैं, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाए, ताकि मुझे अपनी वेल्थ का सपोर्ट रहे। धीरे धीरे वो और बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि अब इससे भी काम नहीं चलेगा, तो वो कॉन्टेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट बन जाए, सपोर्ट ज्यादा मिल जाए, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए, ऐसा एक सपोर्ट रहे कि मैं सिक्योर रहूं, चाहे वो वेल्थ वाइज हो चाहे वो हेल्थ वाइज हो। तो वो एक्यूमुलेशन शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो क्राइसिस हुआ, इवन अगर क्राइसिस नहीं भी है तो भी कैलकेरिया में ये बहुत रहता है कि वो खाना जो है वो घर में जमा करके रखते हैं, वो बहुत एक्यूमुलेटिव होते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो जैसे अगर उन्हें लगता है कि अब कहीं सहारा कुछ नहीं बचा, हर जगह से वो निराश है, तो या तो वो फिजिशियन को ही अपना सपोर्ट बना लेते हैं कि डॉक्टर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, आपके पास आएंगे, आप आपसे। और एक ना कैलकेरिया में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत पिक्यूलियर क्वालिटी होती है, अच्छी तो नहीं, कि वो जब आपसे अपना सिम्टम, अपनी अपनी दुर्दशा सुनाएंगे ना आपको, तो आपको उनके ऊपर बड़ी दया आएगी, और वो बोलेंगे ही इसलिए ऐसे ताकि आपका उन्हें सपोर्ट मिल सके, आप उन्हें एश्योर कर सके। लाइक पल्सर कि वो बहुत रोती है, ऐसे अपने चेहरे बनाती है कि आपको उसके रोने पे दया आती है, ताकि। और लेकिन पल्सर का क्या लॉजिक है, वो ऐसा क्यों बोलती है, वाई शी पिटीज हर सेल्फ, ताकि उसको डॉक्टर से थोड़े ऐसे शब्द मिले जो कि सिंपैथेटिक हो, ताकि डॉक्टर उसको कंसोल करे, उसकी बात सुने, उसके आंसू पोंछे, उसको प्यार करे। कलकेरिया ऐसे क्यों करता है, ताकि डॉक्टर उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाए। वो ऐसे अपने आप को नरेट करेगा, डॉक्टर साहब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी, तो डॉक्टर साहब किस्मत ही ऐसी है, देखो यहाँ भी दर्द हो रहा है, इतने साल हो गए मुझे सफर करते हुए। तो आपको भी उसको बड़ी दया सी आएगी,
बट मेजर डिफरेंस क्या है, पल्सरटेला जो है वो कंसोलेशन से एम्लियोरेट होती है और कैलकेरिया जो है वो कंसोलेशन से एग्रेवेट होता है। अगर कैलकेरिया को अगर आप कंसोल करने की कोशिश करोगे तो उसको वो पसंद नहीं आएगा ज्यादा। उसको बस ये है कि आपने उसकी बात सुनी, अब आपने उसको थोड़ा अश्योर किया कि हाँ आपकी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है, आप इतना घबराओ मत, और उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहो। उसका एक सपोर्ट सिस्टम बन गया कि जब भी उसको जरूरत है तब आप उसको उसको अटेंड करो, उसको प्रायोरिटी दो। तो वो एक अपना इस हिसाब से अपने आप को बहुत पिटीफुल शो करते हैं, क्योंकि शायद पता नहीं कितना ही वो बेचारे कितने दर्द में, अपने आप को बहुत बेचारा बना देते हैं वो आपके आगे। तो वो डॉक्टर के सपोर्ट, तो वो यहाँ पे वो अपने डॉक्टर का सपोर्ट लेने लगते हैं। अब फिजिशियन ही उनका सपोर्ट होता है, कोई भी दिक्कत होती है फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं, आपसे बात करेंगे, आपकी सलाह लेंगे। आप बोलेंगे डॉक्टर आप तो मेरे साथ हो ना, मेरे को कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, आप सब देख लोगे ना मेरी बीमारी के बारे में, आप सब जान गए ना डॉक्टर, अब आप सब देख लोगे ना, अब मैं आपके भरोसे हूँ। तो ऐसे कैलकेरिया के वर्ड होते हैं कि आप जैसा बोलोगे डॉक्टर मैं वैसा ही करूंगा, मेरा तो सहारा आप ही हो, आप ही मेरा सहारा, मैं और कहाँ जाऊंगा। तो इतना वो बेचारा अपने आप को आपको बताएंगे कि वो कितना बेचारा बनेंगे आपके आगे। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैलकेरिया हमेशा सपोर्ट की सीख में रहता है, सपोर्ट की नीड में रहता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़ी ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उस समय एक लाठी की या कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है बैसाखी की, जिससे वो थोड़ा, अगर उनके पैर में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, तो वो थोड़ा उसके सहारा लेके सपोर्ट लेके चल पाए। लेकिन कलकेरिया जो होता है वो उसके साथ इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। एक है कि बिल्कुल नीड ही है उस चीज की, डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है कि अगर आप ऐसे लाठी के सहारे नहीं चढ़ोगे तो आपका जो बैक है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा भार पड़ेगा, आपका दर्द बढ़ सकता है। लेकिन कलकेरिया जो होते हैं उनको थोड़े में ही ऐसा लगने लगता है कि मेरे को लाठी की नीड है, अब वहां भी वो सपोर्ट की नीड लगते हैं। गर्दन में कुछ हल्का सा दिक्कत होगा तो ऐसे बैंड लगा के घूमने लग जाएंगे, आह अब सपोर्ट है ना गर्दन को, अब थोड़ा सही है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। कमर की बेल्ट पहनना शुरू कर देंगे, कमर में दर्द रहता है डॉक्टर साहब, कमर में मैं बेल्ट पहन के आऊंगा, तो आप पूछो किसने बोला आपको ये बेल्ट पहनने के लिए, बोला किसी ने नहीं डॉक्टर। लेकिन क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए, तो उनका सपोर्ट ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है उनके एक्शन में। ये उनको ये उनके एक्शन में ये हमें दिखता है कि उनकी क्या डिजायर है। लाठी लेना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी, कमर में बेल्ट पहनना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी, और दिक्कत होगी तो वो जो ऐसे वाली लाठी होती है जो बच्चों की वॉकर टाइप होती है, इस तरीके का वॉकर से चलना शुरू कर देंगे। नीड नहीं है लेकिन सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे भी हमें सपोर्ट उनमें दिखता है, कि सपोर्ट की डिजायर उनमें हमें दिखती है। तो ये थी कुछ बातें जो कि कलकेरिया के लिए, कलकेरिया के प्रिस्क्राइबिंग के लिए उसके केस एनालिसिस में हमें बहुत बहुत ये हाईलाइट होती है बहुत बार, कि कैसे कैसे उसका सपोर्ट, उसका जो उसकी जो डिपेंडेंस है और उसकी जो नीड फॉर सिक्योरिटी है वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होती है विद द एज, विद द टाइम। ओके, तो ये कैलकेरिया की एक डिफरेंट शेड है, मतलब इतना एंशियस फियरफुल पर्सनालिटी का टिमिड पर्सनालिटी, इसको हमेशा एक सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ, ये एक डिफरेंट शेड है एक, जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो कैलकेरिया है ही नहीं, कैलकेरिया तो ऐसे होता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने पढ़े बड़े टिमिड है जी, बड़े फियरफुल है जी, बड़े एंशियस रहते हैं, ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये तो कैलकेरिया नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलकेरिया की एक शेड ये भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो ऐसे वर्ड लिखे हैं, बोस्टर एंड हॉटी, और ईगोइस्टिक इसके ऑब्लिक में हम लगा सकते हैं। तो ये दो मैंने कार्टून कैरेक्टर यहाँ ऐसे सेलेक्ट किया है, एक जो दो तीन पर्चे पकड़ के खड़ा हुआ है, आई एम ग्रेट, आई एम रियली हैंडसम, आई एम वेरी रिच,
तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो थोड़ा, जो मैंने बोस्टर लिखा हुआ है उसको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर रहा है उस शब्द को। ये बड़ा अपने आप को बोस्ट कर रहा है, आई एम ग्रेट, आई एम रियली हैंडसम, आई एम वेरी रिच। एंड एक ये जो दूसरा बॉस है ये अपना चीख रहा चिल्ला रहा है। ये जो कार्टून कैरेक्टर है इसका थोड़ा कैरेक्टर के एक्सप्रेशन से थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि ही इज वेरी एंग्री राइट नाउ एंड ही इज वेरी हॉटी बॉस। तो हमने पीछे अभी बात करी थी कि कैलकेरिया बहुत एक्यूमुलेटिव होते हैं, बहुत एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी एक्यूमुलेशन के प्रोसेस में when they become wealthy, when they become very business minded, जब वो एक वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, है ना। अब सोचो अगर किसी के पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारा धन दौलत उसके पास है। वेल्थ उसके मनी से रिलेटेड भी हो सकती है। वेल्थ उसके पास उसके परिवार में सब कुछ संपन्न है, सब कुछ खाना पीना बढ़िया है, उसके परिवार में सब ठीक चल रहा है, बच्चे वगैरह सब बढ़िया पढ़ रहे हैं, वो भी उसके लिए वेल्थ हो सकती है। और वेल्थ उसके लिए अपनी हेल्थ भी हो सकती है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो वेल्थ का मतलब सिर्फ मनी से रिलेटेड ही नहीं होता हमारी हमारी रिपोर्टरी की इंटरप्रिटेशन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत वेल्थी हो चुका है, बहुत एक्यूमुलेशन कर करके पैसा जमा करके पैसा कमा कमा के दिन रात काम करके ये वो, तो, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक वो सुपीरियर फीलिंग तो आएगी। पूछने वाली बात है कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ आ जाए, एकदम से वो बहुत ज्यादा किसी स्टेट से नीचे से बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो कुछ तो उसके अंदर चेंज आएगा ही। तो जैसे हम पहले अभी थोड़ा सोरा डिस्कस थोड़ा सोरा डिस्कस करते आए, एंजाइटी, फियर, थोड़ा फिर साइकोसिस हमने थोड़ा डिस्कस किया उसका। धीरे 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 कैलकेरिया जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है और साइकोसिस की तरफ चलने लगते हैं, जब वो एक्यूमुलेशन पे आ जाते हैं। साइकोसिस भी अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन। उस समय हमें ये वाली शेड कैलकेरिया की देखने को मिलती है कि वो बहुत ज्यादा हॉटी हो जाए, या उनके पास जो वेल्थ है, उनके पास जो धन दौलत संपत्ति है, उसके उसके ऊपर उन्हें बड़ा प्राउड होता है, बहुत प्राइड वो लेने लगते हैं, अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लगते हैं, लोगों को थोड़ा ऐसे ऐसे समझने लगते हैं, ऐसे ट्रीट करने लगते हैं दैट कि वो हमारे आगे कुछ नहीं है, हम उनसे थोड़ा सुपीरियर है, थोड़ा हॉटी बिहेव करने लगते हैं। या फिर अपने आप को बोस्ट करने लगते हैं, अपनी वेल्थ को, अपनी चीजों को, उनको बोस्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके पास सल्फर की तरह कुछ भी नहीं है जेब में, लेकिन फिर भी वो हेकड़ी फेंक रहा है ना। कि जैसे उसको ये नहीं कि जेब में एक थैला नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा ऐसे रहा है कि मैं राजा हूं। ऐसे नहीं होते कैलकेरियाज। कैलकेरियाज अपनी वेल्थ को बोस्ट करते हैं जब वो उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं तब। सल्फर की तरह नहीं है कि कुछ भी नहीं पड़ा फिर भी ऐसा दिखाएंगे कि मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं है इस दुनिया में, बेशक से वो फकीर हो उस समय, लेकिन वो दिखाएंगे कि मैं राजा हूँ, चाहे वो रंग बना हो। तो कैलकेरिया की बोस्टिंग कैसे दिख सकती है? पेशेंट मेरे पास कुछ 3-4 महीने पहले आए थे। तो आते यूजुअली पेशेंट अपना नाम बताता है, फिर मैं उसकी एज पूछता हूँ, और मैं ऑक्यूपेशन थोड़ा केस केस लेते लेते उनसे पूछता हूँ। शुरू में मैं किसी से ऑक्यूपेशन पूछता नहीं थी, ये मेरा अपना तरीका है कुछ केस लेने का। उनसे थोड़ी बातचीत हो रही थी तो वो सिर्फ मेरे से कुछ कंसल्टेशन करने आए थे। देखने से थोड़े वो फैटी थे, चेहरा उनका थोड़ा गोल था। उन्होंने एक कुछ अपने कुछ स्पेक्स पहने हुए थे, कुछ गोल्डन कलर के।
हाथ में उनके एक सोने का कड़ा था, एक हाथ में उनके कोई नग की अंगूठी थी, दो हाथों में उनके कोई सोने की अंगूठी थी, गले में थोड़ी पतली सी सोने की चैन वो पहन के आए थे मेरे पास। तो जो आते ही उनका मुझे पहला इंप्रेशन पड़ा वो ये था कि वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर फील करवा रहे थे मुझे, कि वो बहुत सुपीरियर है, जो कि पेशेंट है मेरे सामने बैठा है, और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं, या मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। ऐसे पेशेंट बहुत होते हैं आपके पास, जो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे आके, आपके पेशेंस टेस्ट करते हैं आके, जिनसे आपको थोड़ा चिढ़ मचने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, मन करेगा कि इनको आप कुछ बोलो, बट आप ऐसी ऐसी जगह पे आप बैठे रहते हो कि अपने प्रोफेशन की वजह से आप कुछ बोल नहीं सकते उस समय। तो उन्होंने मुझे आते ही बोला कि मेरा नाम ये है, एज ये है। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मैं एसबीआई में ऐसा सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अब मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा था, मुझे उस समय जानना भी नहीं था कि वो क्या काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आप बताइए किस समस्या के लिए आए हैं। अरे समस्या तो इतना कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है कि मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया था लाल पैथ लैब से। क्योंकि मैं और किसी लैब पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ ऐसे इतनी जल्दी, तो वो बढ़िया लैब है अपना, चाहे 500 हजार रुपये ज्यादा लग जाते हैं, पर मैंने वहां से टेस्ट करा। अब इतने में मैंने उनसे कुछ बात नहीं करी, उन्होंने मुझे दो तीन चीजों में हिंट दे दिया कि वो अब यहाँ पे बोस्ट कर रहे हैं अपने आप को। कैसे उन्होंने बोस्ट किया कि मैं एसबीआई के सीनियर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, इतने सालों से मैं वहां पे हूँ, और मैंने अभी फुल बॉडी टेस्ट कराया लाल पैथ लैब से, चाहे 500 हजार रुपये ज्यादा लग गए, लेकिन मैं वहीं से करा था। ठीक है, उसकी मुझे चिंता नहीं होती, पैसे ज्यादा लग जाते। और डॉक्टर आपके पास भी मैं सिर्फ कंसल्ट करने के लिए आया हूँ। आपकी फीस कितनी है? मैंने मेरी फीस इतनी है, आप मेरे से ज्यादा पैसे ले लेना कुछ, बट मेरे को आप सलाह सही दो। बताओ जी क्या आपको दिक्कत है? मेरा बस कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा मेरा शुगर जो है वो मैंने जब कराया तो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है, तो उन्होंने बोला कि आप प्री डायबिटिक हो। मैंने कहा अच्छा। कह रहे मेरा वेट भी थोड़ा ज्यादा है। तो मैंने कहा फिर आप आए क्यों हो लेके? कह रहे मैं आया सिर्फ आपसे इसलिए हूँ, मैं वैसे आना नहीं चाहता था होम्योपैथी में, वो तो मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स किया, क्योंकि मेरे तो कुछ सीनियर डॉक्टर्स के लिंक्स हैं, कोई कोई गंगाराम में कोई सीनियर स्पेशलिस्ट है, कोई एक एम्स में डॉक्टर है, वो मेरे जानकार हैं बड़े। तो यहाँ फिर वो मुझे बोस्ट कर रहा है उसके लिंक्स, अब ये अपने लिंक्स की बोस्टिंग कर रहा है मेरे यहाँ, कि मैं इतने सीनियर डॉक्टर्स को जानता हूँ जो एक गंगाराम में काम करते हैं या एम्स में काम करते हैं। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं गए? नहीं, मैं तो उनके पास ही जाऊंगा, दवाई तो मैं उनसे ही जाके लेना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि एलोपैथिक दवाई जो है वो एक बार शुरू कर दो, तो मैंने सुना है कि मेरी वाइफ ने बोला कि वो खाते रहोगे क्या जिंदगी भर, अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। मैं कहा फिर आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं बोला मैं सिर्फ आपसे सलाह लेने आया हूँ कि होम्योपैथी में आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो मेरी इस प्रॉब्लम के लिए। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इतनी जल्दी दवाई खाता नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये जो बंदा है इसको शायद प्लेटिना की नीड पड़ी, कि जितना ये अपने आप को हॉटी दिखा रहा है और जितना बोस्ट कर रहा है, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। तो वो क्योंकि इनिशियल एक एक मेरी कॉन्वर्सेशन थी उसके साथ, तो मुझे ऐसे एक हिंट मिला, तो मैं साइड में ऐसे पेपर पे लिख दिया कि शायद इसको अगर देना पड़े मेडिसिन तो प्लेटिना में एक पल को सोच सकता हूँ, और उसको लिख के मैंने भूल गया, छोड़ दिया। फिर आगे बात बढ़ी, तो मैंने पूछा और आपको क्या लगता है? और मुझे कुछ नहीं लगता। मैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बात बढ़ी, तो उसका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एक हॉटी से, एक बोस्टफुल इंसान से थोड़ा वो चेंज होने लगा। इस बीच वो कभी अपनी चेन को ऐसे पकड़ के यूं शर्ट को ठीक करे, कभी अपने कड़े से ऐसे शर्ट के अंदर जो उसका कड़ा घुस गया उसको ऐसे बाहर निकाले, कभी ऐसे घड़ी ऐसे अपनी छन के, कभी ऐसे उंगलियों पे ऐसे हाथ घुमाए। तो ये एक एक तरीके से वो अपने आप को अपनी जो, और उसकी उसकी जो ज्वेलरी थी वो अपने आप को उसके थ्रू बोस्ट कर रहा था कि देखो मेरे पे कड़ा भी है, चेन भी मैं पहनता हूँ।
चश्मा भी मैंने थोड़ा एक सुप्रीम क्वालिटी का पहना हुआ है, कड़ा भी है, और अंगूठी देखो। तो ये ऐसे ऐसे अपने इशारों से ये बोस्टिंग कर रहा था। अब इसमें पेशेंट ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके जेस्चर्स ऐसे थे कि वो एक बिल्कुल साफ साफ वो दिखला रहे थे कि ये बोस्ट कर रहा है इंसान में। तो पहली चीज उसमें मुझे मिली कि ये बोस्टर तो है, क्योंकि उसने काफी बार केस में कंफर्म किया अभी तक की 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि असल में उसको जो थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट में गड़बड़ आई है, उससे वो उससे वो ज्यादा एंशियस रहता है। सॉरी, वो उससे पहले एंशियस था, इसलिए उसने रिपोर्ट्स करवाई ऐसे ही अपना फुल बॉडी चेकअप। और रिपोर्ट्स आने के बाद थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो अब उसके मन में ये डर आ गया कि मेरे को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। डॉक्टर इसमें थोड़ा प्री डायबिटिक आ गया है। तो मैं वॉक तो शुरू कर दी है, जिस दिन से मैंने रिपोर्ट देखा तो मैंने 1-2 दिन में वॉक शुरू कर दिया। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर डायबिटीज हो गई तो मैं क्या इंसुलिन लेना शुरू कर दूं। मैं कहा ये तो एलोपैथिक डॉक्टर बताएगा आपको, मैं तो नहीं बता सकता। तो आप मुझे होम्योपैथी का कुछ बताओ, क्योंकि अब ऐसा ना हो ना कि मैंने सुना है कि अगर डायबिटीज हो गई तो उसके बाद आंखों की रोशनी में थोड़ा फर्क आ जाता है और किडनी पे कुछ असर ना आ जाए। और मैंने वॉक तो शुरू कर दी है वैसे। तो मैंने उसको समझाया कि आप इतना घबरा के रहे हो इसको लेके। कह रहे वही है ना कि इसीलिए तो मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ, और इसीलिए तो मैंने अभी जो गंगाराम में डॉक्टर है उनसे भी सलाह लेने जाना है कि मुझे थोड़ा इस बारे में थोड़ी ज्यादा मैं। फिर वो हंसा। अब वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो अंदर से कितना घबरा रहा था, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो उसने मुझे अलग ही आगे दिया। तो उसके ऊपर उस सुपरफिशियल जो उसका एक हॉटी हॉटी कैरेक्टर था, बोस्टर कैरेक्टर था, उसके पीछे एक शेड छुपी हुई थी जो एक बिल्कुल टिमिड, इनसिक्योर, एंशियस एक पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो ऐसा उसको लगने लगा कि अब वो हार्ट अटैक ना आ जाए, और कितना ही उसकी हेल्थ अब अब जो उसकी हेल्थ है वो डिटेरिएट ना कर जाए, या उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी एलोपैथिक, तो उससे कोई साइड इफेक्ट ना उसको हो जाए। तो यहाँ से उसका कैरेक्टर निकला है कि वो कितना अंदर से टिमिड और एंशियस है, अपनी बीमारी को लेके कितना ज्यादा वो फियरफुल है, फियर में है। तो मैंने उसको बोला कि आप अगर दवाई नहीं लेना चाहते तो फिर मेरे पास क्यों आए हो। तो उसने मेरे से बोला कि मेरे को आप दवाई तो मैं ले लूंगा आपसे, लेकिन मैं पहले इधर उधर से और थोड़ा सलाह ले लूंगा, थोड़ा अच्छे अच्छे ओपिनियन में ले लूंगा। आप मुझे ये बताओ कि मेरे को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस अपने करने चाहिए। मैंने उनको बोला वॉक कर रहे हो, वॉक करो। कि कह रहे मैं जिम चला जाऊँ। मैं कहा इस एज में आप जिम जाके क्या करोगे, थोड़ा कुछ योगा वगैरह करो, थोड़ा आप चल चल लिया करो। तो डॉक्टर कहता है डॉक्टर आजकल कोरोना बहुत बाहर है, तो मैं वॉक वॉक तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर कोई जिम में ऐसा टाइम मिल जाए जिसमें कम लोग आते हैं, तो मैंने कहा ऐसा देख लो। कहता नहीं डॉक्टर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब वहां पे भी तो बंदे ज्यादा रहेंगे, तो वहां से भी इन्फेक्शन का खतरा है। फिर उसकी एंजाइटी और फियर चलता है यहाँ से। लेकिन फिर उसने बोस्ट कर दिया। तो डॉक्टर मैं ना ट्रेडमिल ही घर ले आया। मैं कहा ट्रेडमिल ही घर ले चलो। फिर उसने मुझे बोस्ट किया। तो उसने बोला बोला कि आप मुझे बता दो क्या क्या चीजें चाहिए, ताकि मैं घर पे ही वो सब चीजें ले आऊँ। मैं वो घर पे ही ले आऊंगा सब, कितनी भी महंगी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि अब उसकी हेल्थ उसकी स्टेक पर है, तो उसके पास जो जो सपोर्ट सिस्टम था उसका उसको उसने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जो हमने एक चेन, एक थ्रेड बनाया था कलकेरिया पढ़ते हुए शुरू से लेके अब तक, ये उस पेशेंट में मुझे देखने को मिला कि अब जो जो उसके पास वेल्थ है, सपोर्ट है, कोई डॉक्टर का लिंक है, कुछ ऐसा है। मेरे से वो सलाह लेने आ गया क्योंकि उसको अंदर से बहुत बेचैनी है। उसकी वाइफ बोल रही कि ये आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये घबरा बहुत रहे हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम उनको बोलने से क्या फायदा, हमें तो जो पता चल गया वो चल गया। वो बाद में उसके अटेंडेंट ने कंफर्म कर दिया ये बोल के। तो ऊपर से वो कितना बोस्ट करे हमारे, जैसे कि और कैसे बोस्ट कर सकते हैं कलकेरिया की, मेरे घर में जो है मेरे बेटा जो है वो एम्स में अपना डॉक्टर है सीनियर, मेरी बेटी जो है वो सीए कर रही है, और मेरी जो है इतनी फैक्ट्रीज हैं, मैं इस ऊंचे दर्जे का लॉयर हूँ, और मेरे ये कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे वो कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारी वहाँ जमीन है, हमारी यहाँ जमीन है। ऐसे ऐसे कलकेरिया अपने आप को बोस्ट कर सकता है।
या फिर जैसे उसने अपने कॉलर को ऐसे ठीक करते हुए अपनी चेन दिखाई, अपना ऐसे कड़ा दिखाया, ये एक स्टाइल है बोस्टिंग करने का। ऐसे भी कलकेरियाज आपको मिलेंगे जब वो एक एक्यूमुलेटिव स्टेज से एक्यूमुलेशन के प्रोसेस से वो जा रहे हैं। तो ये बंदा भी इतने साल एसबीआई में बैठा, एक ही जगह बैठा रहा, उसको उसकी पोस्ट अपग्रेड हुई, वहां पे भी उसको कुछ काम नहीं था, सिर्फ एक पेपर पे साइन करना है, स्टैंप लगानी है। उसने एक बात और बोली कि मैं वहाँ पे, मेरा काम बहुत जरूरी है, मेरे बिना वहाँ काम नहीं होता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ उनके लिए। तो फिर वो बोस्ट कर रहा है अपने आप को कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ उनके लिए, मेरे मेरे बिना वहाँ काम नहीं होगा, पेपर मुझे दिखाना पड़ता है उनको, मेरे नीचे सब रहते हैं। तो थोड़ा उसका हॉटी कैरेक्टर भी दिख रहा था, इगोइस्टिक कैरेक्टर भी दिख रहा था, और वो बोस्ट भी कर रहा था। तो कैलकेरिया ऐसे भी आपको मिल सकते हैं अपने क्लिनिक पे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कैलकेरिया हमें फियरफुल मिलते रहेंगे, टिमिड मिलते रहेंगे, वो डेफिनेटली वो ट्रेट उनका पीछे छुपा होगा, लेकिन क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं और उन्होंने चीजों को मास्क्ड कर लिया है, क्योंकि जितना बच्चा छोटा होगा, जितना जो पेशेंट है उसकी उम्र कम होगी, उतना उसको चीजों को बनावट करके दिखाने में समय लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चों की केस टेकिंग होती है वो प्योर केस टेकिंग होती है, क्योंकि बड़े जो है वो अपने आप से चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ छुपा सकते हैं, है ना। लेकिन छोटे बच्चे तो जो है सामने है, वो बिल्कुल प्योर सिम्टम बोलते हैं, प्योर सिम्टम वो दिखाते हैं अपने एक्सप्रेशन से, वो किसी, उनको दिखावट करने की, कोई बनावट करने की जरूरत नहीं। लेकिन कलकेरिया इतना मैच्योर हो चुका है, अपनी इनसिक्योरिटी को उसको दबाना आ चुका है, अपने फियर को उसको छुपाना आ चुका है, एंग्जाइटी को वो रोक लेता है। क्यों रोक लेता है? क्योंकि अब वो इतना साइकोसिस उसके अंदर आ गया है कि उसको वो मास्क कर सकता है अपनी इनसिक्योरिटीज को। तो वो आपको लगता है कि ये लाइकोपोडियम है, या फिर ये या फिर ये प्लेटिना ना हो, या फिर ये सल्फर ना हो। तो ऐसे भी कैलकेरियाज हमें देखने को मिलते हैं, हु कैन बोस्ट एंड हु लुक्स हॉटी और इगोइस्टिक। तो ये ट्रेट भी अगर कैलकेरिया का है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम क्लिनिक में मिस कर देंगे तो हम कोई और मेडिसिन सोच सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम रेपर्टरी में इसको, कोई पेशेंट आए तो अगर हम हम रेपर्टरी में ये रूब्रिक देखें तो इसमें भी कैलकेरिया पड़ी रहती है। पोस्टिंग में कैलकेरिया है, ईगो में कैलकेरिया है, हॉटीनेस में कैलकेरिया है। लेकिन उसके पीछे की इनसिक्योरिटी, फियर, टिमिडनेस, वो कोर में जब पेशेंट से डिटेल में जाकर पूछेंगे, जब उसका पास्ट लाइफ पूछेंगे, लाइफ स्पेस पूछेंगे, या उसकी और कंप्लेंट्स पे आएंगे, या उससे हम उसका पर्पस पूछेंगे कि इलाज क्यों कराना चाहते हो, दिक्कत क्या हो रही है, क्या मन में बात आ रही है इसकी वजह से, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज को शायद एक्सप्रेस करे। नहीं तो उसकी लाइफ स्पेस में जाके जब हम उससे चाइल्डहुड के बारे में पूछेंगे, एडल्टहुड के बारे में पूछेंगे, तो रिफ्लेक्ट होगी कि ये बंदा जो है वो कैसा था शुरू में, जिसने अपने आप को थोड़ा मास्क कर करके अब उसको चीजों को डील करना आ गया है, जूझना आ गया है। तो ये शेड हमें दिखने को नहीं मिलेगी सीधा वो हमारे पास ऐसा हॉटी और पोस्टिंग आया लेके। तो ये एक ट्रेट था कैलकेरिया का, जो मैंने जब रेपर्टरी यूज करी, या फिर जैसे मैं डॉक्टर जॉरी के साथ जुड़ा, तो मुझे समझ आया कि हमें रेपर्टरी में बार बार जाके देखते रहना चाहिए कि हम क्या, कोई शेड अगर मिस तो ना कर जाए कभी। नहीं तो कलकेरिया को यूजुअली हम यही सब समझते रहते हैं कि वो दब्बू है, डर के रहता है, सपोर्ट चाहिए, वो तो चाहिए डेफिनेटली। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो ये सब चीजों को छुपा के ऐसा अपने आप को दिखा सकता है लोगों में, वो कितना ज्यादा हॉटी है, कितना उसमें प्राउड है, प्राइड है, और वो बोस्ट करता है अपनी चीजों को, अपनी वेल्थ को।